आज हम महत्वपूर्ण कहानीकार जिनको बंग महिला के नाम से जानते हैं, लेकिन जिनका ओरिजिनल नाम आपको पता ही है, राजेंद्र बाला घोष था और बंगाली महिला लेखिका थी। उस दौर की कल्पना कीजिए जब 1882 में उनका जन्म हुआ था और 1951 में उनकी मृत्यु होती है, 1882। और 1904 में यह कहानी सरस्वती पत्रिका, जिसको आप जानते ही है, बहुत फेमस पत्रिका थी, और उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसके संपादक थे, जिन्होंने हिंदी बोली खड़ी बोली के निर्माण के लिए इस पत्रिका के माध्यम से महत्वपूर्ण काम किया और तमाम नए लेखकों को प्रकाशित करने का काम किया। और ये कहानी जो बंग महिला के नाम से लिखती थी वो, क्योंकि गुमनाम से लिखना था, क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखना था। और मैंने कहा ना कि बंगाल से ही सारी चेतना का दिन के आविर्भाव होना शुरू होता है। तो उनकी जो दूसरी कहानी थी जिस पर मैंने पहले बात की थी, दुलाई वाली, वो कहानी भी 1907 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले ये कहानी प्रकाशित हुई थी इनकी, चंद्र देव बाला घोष, है ना। तो इस कहानी में वो किस तरह से कहीं की लॉर्ड कर्जन और उसकी नीतियों की आलोचना करती हुई नजर आती है, और पत्रात्मक शैली में इस कहानी को लिखा उन्होंने। चंद्रमा जो चांद जो बूढ़ है उससे वो बात कर रही है, उससे गुजारिश कर रही है कि भाई आप कहाँ रहते हैं और हमारे देश की स्थिति क्या है। तो उसको एक कहते हैं कि मतलब उनको पत्र लिख रही है, क्योंकि धरती पर तो कोई सुनने वाला नहीं है, अंग्रेजी राज में जैसे कोई सुन नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी अर्जी, आप अपनी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो लेखिका अपनी शिकायत कहीं ना कहीं चंद्रमा के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। और कहानी, जाहिर सी बात है कि उस दौर की कहानी है, तो उस समय तक कहानी का कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर की बात करना बेईमानी होगी, क्योंकि मतलब वहां तो अपनी बात को अभिव्यक्त करना था ना। तो उस अभिव्यक्त करने के उस सिलसिले में कहानीकार क्या कहती है, मैं पूरी कहानी आपको सुना देता हूँ। और आप वीडियो अंत तक देखिए और कहानी का मर्म और भाव समझिए कि कहानी मतलब जब सत्ता का इतना अधिक आतंक होता हो कि आपको हर जगह पर ट्रेस किया जा रहा हो और आपको उसके खिलाफ बोलना भी है और जनता की आवाज को आगे करना है, तब आप किस तरह से नए नए स्ट्रक्चर का राइटर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेखक अपनी बात कैसे कहता है, देखिए जब भारत में इमरजेंसी लगी थी 1977 में, तो बहुत सारे अखबारों के संपादकों ने अखबार में कुछ लिखा नहीं, उस कॉलम को खाली छोड़ दिया, वहां पर सिर्फ छाप दिया, पेपर को तो छापा, लेकिन उस जहाँ संपादकीय लिखना था उस पेज को ही खाली छोड़ दिया। तो कैसे आप अपनी बात को रखने का तरीका इस्तेमाल करते हैं, ईजाद करते हैं। तो क्या कहती है लेखिका, भगवान चंद्रदेव, आपकी कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही आप साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर या बदली का होने का कोई नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी कर रहे होते तो अब तक आपकी पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अतः मैं इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज राज जाति की सेवा करना स्वीकार्य हो, एक एप्लीकेशन निवेदन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें, क्योंकि उसमें ही गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे भारत के। तो लॉर्ड कर्जन को ही कहीं न कहीं ये बात वो चंद्रमा के माध्यम से कह रही है। आशा है आपको आदर पूर्वक अवश्य आहट करेंगे, क्योंकि आप अगम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं,
जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मैंने कहा नहीं कि भाई भारतीय लोग तो काले थे और अंग्रेज लोग तो गोरे थे ना, तो जाहिर सी बात है कि गोरा मतलब हमेशा हम लोग नहीं कहते कि गोरा ही श्रेष्ठ होता है। ये एक आम धारणा है कि कितनी सुंदर लड़की है, बिल्कुल गोरी है एकदम, अरे तो बिल्कुल काली काली काला सा पसंद नहीं आ रहा। तो काला रंग कहीं ना कहीं उस भाव को भी अभिव्यक्त करता है, तो उस लिहाज से भी वो कह रही है। और फिर आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी बहुदर्शी कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देंगे। क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है ना। तो कह रहे कि आप भी कहीं अप्लाई करेंगे तो आपको तो नहीं लेंगे, आप तो बहुत प्रतिभाशाली है, हर तरह से योग्य है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल से प्रचलित थे वे भी अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दिनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकेंगे। अतः एवं आपसे आदर सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आप हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। अमावस्या को पता है चंद्रमा नहीं दिखता है, तो इसलिए बोल रही है कि आप कभी नहीं आए तो शायद आपको जो छुट्टी मिलती है उस दिन आइए, तो भारत घूम के जाइए। इस भ्रमण में आपको कितनी ही नूतन दृश्य देखने को मिलेगी, जिसे सहसा देखकर आपकी दृष्टि बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है, क्योंकि उस समय राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी भारत की। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़का दादा निकले, है ना। यानी कि इस प्रकार की स्थिति बता रही है। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी दबीरो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यह मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूल्हा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे बढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को, श्वेतांग मतलब ये अंग्रेजों के माध्यम से गोरे थे ना, वो जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला फटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज से संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमा स्थिति विद्युत देवी को स्पर्श कर तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति इसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। हरि पदोत्वा त्रैलोक्यव्यापी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। वो जब बिजली पहली बार बिजली कलकत्ता में आई थी ना, तो जो बिजली को ट्रांसफर करने के लिए खंभे लगाए जाते हैं और सारी जो चीजें की जाती है, उसके बारे में बता रही है किस प्रकार से पूरी धरती को खोद डाला गया है।
कलकत्ता आदि को देकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदनकानन को भी मात दे रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू के जजते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय को मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिद्धू तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी हचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादि काल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंक की शशांक शशधर शाशालंघन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिद्धू तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? चंद्रमा पे जो काला दाग की बात कही जाती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद आपके ऊपर जो सारी चीजें लगी उनको भी छुड़ा देंगे विद्वान। तो जिस तरह से यहाँ के तमाम सेवक मिलकर के अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे और रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर जो कालापन था उसको भी साफ कर दिया, तो उनका कहना है कि चंद्रमा आपके ऊपर जो दाग लगा हुआ है, शायद हो सकता है कि विद्वान उस दाग को खत्म करके आपको भी फिर से चमका दे। इसलिए आप इस धरती पर आइए, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आपको न्योता देती हूँ। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है। आप और आपके स्वर्गीय सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है, तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी मोहन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ग स्वर्ण प्रसूता मूर्ति भूमि है। अब तो आप लोगों के अज्ञात निखंड द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। कह रहे हैं, अब आपका इस धरती पर राज नहीं है, यहाँ पर तो अंग्रेजों का राज्य है, अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, जिसका सूरज डूब ही नहीं रहा है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, और यहाँ कुछ सुनने वाला नहीं है हमारी, इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए और कुछ कुछ रास्ता बताइए हमें। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अंड द्वीपवासी पर परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विश्व विशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नाचते हैं, नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है सुखी है ना। यानी कि मतलब ये तो क्या है, इन लोगों की औकात इतनी है, बस वो इतना ही जानते हैं कि जो उनको मालिक ने बोल दिया उस हिसाब से करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज आइए, यहाँ पर सुनिए हमारी पीड़ा, हम बहुत दुखी है, परेशान है गौरांग लोगों से। तो उन्होंने गोरांग शब्द का इस्तेमाल किया है अंग्रेजों के लिए, कि जिनका अंग गोरा है, शरीर गोरा है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने
हेमली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर नगरी मिल गई, क्योंकि उस समय में प्लेग बहुत फैलता था ना, गंदगी बहुत होती थी, उसमें इसका इलाज नहीं था, है ना। तो उसमें प्लेग से लाखों लाखों करोड़ों लोग, मतलब लाखों लोग एक झटके में मर जाते थे। सरकार को किससे मतलब नहीं हुआ करता था, और जनता के पास इतनी चेतना नहीं थी, संसाधन नहीं थे, और कुछ जानती नहीं थी। तो ये भी एक तरह की समस्या, इसलिए प्लेग का जिक्र कर रही हूँ। आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़ते हैं तो वहां से उसको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब यहाँ आपके देवलोक में जुड़ी जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे दो चार टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुई, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। ये लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। देखिए उसमें नया नया टाइप राइटर आया था, जैसे आज के जमाने में मोबाइल लैपटॉप यूज कर रहे हैं हम लोग। वो राइटर्स बिल्डिंग वहाँ पर कलकत्ता में एक बिल्डिंग है जो आज भी है, जहाँ पर कि मतलब अंग्रेजी साम्राज्य, अंग्रेजी सत्ता का हेडक्वार्टर हुआ करता था, है ना। तो वहाँ सारा कुछ होता था, इसलिए उन्होंने उनका जिक्र किया है कि क्योंकि टाइपराइटर्स जिसकी कंपनी अब बंद हो चुकी है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है या उसका समय चला गया है। लेकिन उस समय के हिसाब से 18वीं शताब्दी में टाइपराइटर्स जब पहली पहली बार आया था, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस था, उसकी क्या महत्ता थी, उसको ये बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर, एक दफा यहाँ आइएगा जरूर, ऐसा इस प्रकार की बात बोल रही हो कि आप आइए जरूर हिंदुस्तान। तो बंग महिला कहती है कि चंद्रमा महोदय, आप मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर आप जवाब न देकर के मूड स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप धरती पर आइए और हमारी समस्याएं सुनिए। तो एक सहज रूप में लिखी हुई कहानी है, कहीं न कहीं ये चंद्रबाग के माध्यम से वो जनता में चेतना जगाने की बात है कि तुमको जगना होगा, तुम अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती, और तुम्हें इसी प्रकार से इन अंग्रेजों के पेनल कोड का शिकार होना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। और तुम्हारी जो स्वतंत्रता है, तुम्हारा अपना होना है, उसके महत्व को शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगे। कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल है और पत्र शैली में लिखी हुई है, क्योंकि देखिए उस दौर की अपनी एक सीमा रेखा भी थी, मैंने पहले इसको स्पष्ट किया आपके सामने। तो उसको उस तरह से आपको कहानी को समझना है और कहानी के भाव को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए एक साधारण महिला उस चंद्रमा को जो रोज दिखता है ना, तो उससे संवाद कर रही है, क्योंकि उसका और कहीं संवाद नहीं हो पा रहा है और किसी से तो वो कुछ बोल नहीं सकती, कोई गुजारिश नहीं कर सकती है। तो ये गुजारिश वह वहां कर रही है। ठीक है, आपने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट देते रहेंगे। और आपको मैं भी नेट के पाठ्यक्रम के संबंधित, बीए और बीएड के पाठ्यक्रम के संबंधित, और हिंदी में अगर आप एमए कर रहे हैं तो उसके संबंधित जो आपकी कहानियाँ उपन्यास, उन पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। और हमारा रोज एक वीडियो अपलोड होगा, आप कृपया करके सुनिए। और उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ज्ञान अर्जित करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए।